बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शार्ट ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज बेटा क्लास मैट्रिक का बोर्ड का पेपर हुआ, उसको हम सॉल्व करें यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए था जिसमें हमारे पास 11 MCQs और सॉरी 12 MCQs है। ठीक है। पहला हमारा एमसीक्यूज है, द सिस्टम विल बी स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन के सी इक्वल टू क्यू सी, के सी लेस देन क्यू सी, के सी इज ग्रेटर देन क्यू सी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। अगर हमारे पास सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो के सी इक्वल होना चाहिए क्यू सी के, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला। ठीक है। सेकंड हमारे पास एमसीक्यू था, कोरोसिव इफेक्ट्स ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय। जो कोरोसिव इफेक्ट है स्किन के ऊपर वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से, बेस की वजह से, सॉल्ट की वजह से, ऑल ऑफ दिस की वजह से। तो बच्चों आपको पता है कि एसिड जो है वो हमारे स्किन को कोरोड कर सकता है, तो इसका ऑप्शन एसिड है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन विल बी। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। तो बेटा एसिडिक जो है उसकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है, बेसिक की वैल्यू, पीएच की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फंक्शनल ग्रुप सी डब्ल्यू एच इज यूज फॉर। फंक्शनल ग्रुप सी डब्ल्यू एच जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? अल्काइन के लिए, अल्कोहल के लिए, फिनल के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो बेटा आपको पता है अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? ओ एच। ठीक है। फिनल का क्या होता है? बेंजीन के ऊपर ओ एच आ जाए, ये बेंजीन है हमारे पास, इसके ऊपर अगर ओ एच आ जाए तो ये कहलाता है फिनल। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक क्या होता है? सी डब्ल्यू एच। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। नेक्स्ट हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें हाइड्रोकार्बन की और उसके डेरिवेटिव की, तो वो कौन सी केमिस्ट्री होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन के अलावा तमाम केमिकल की स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लाइफ से रिलेटेड जितने केमिकल को स्टडी करते हैं। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, ग्लूकोजेस। ग्लूकोज क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो एंड ऑक्सीजन हो। ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर मौजूद होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। अमाइनो एसिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक है? न्यूक्लिक एसिड के, प्रोटीन के, विटामिन के या लिपिड्स के? तो प्रोटीन के। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ जूस, पीएच, मड, क्रिस्टल। तो इसका ऑप्शन है क्रिस्टल। ये हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर है, शुगर की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है। जिसमें हम क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन को यूज किया जाता है ताकि शुगर के क्रिस्टल बन सके। द एल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर की एल्टीट्यूड कितना होता है? 40 to 45 किलोमीटर, 50 to 55 किलोमीटर, 60 to 65 या फिर 70 to 75। तो 50 to 55 इसका राइट ऑप्शन है। ओजोन इज अ गैस दैट इज फाउंड इन द लेयर ऑफ ओजोन। जो गैस है वो कौन से लेयर में मौजूद होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, मीजोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर या एक्सोस्फेयर के अंदर? तो इसका ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रेश वाटर जो है वो कितना परसेंट मौजूद है हमारे अर्थ के ऊपर? तो 0.3%, 3%, 0.2% या फिर 2%। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो ये अर्थ है, अर्थ में जो है हमारे पास 100% वाटर है। ठीक है। यानी अब मैं 100% अगर वाटर अर्थ में मौजूद है तो इसमें जो 97% होता है वो ओशन होता है। ठीक है। ओशन होता है 97%। तो बाकी जो 3% है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास फ्रेश वाटर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेश वाटर कितना परसेंट होता है? 3%। फ्रेश वाटर मीठा पानी जिसको हम इस्तेमाल कर सके पीने के लिए। ठीक है। और ओशन जो वाटर होता है वो क्या होता है? खारा पानी। द सिट्रिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर स्वीट टेस्ट, बिटर टेस्ट, सावर टेस्ट और सॉल्टी टेस्ट। तो एसिड जो है वो टेस्ट देते हैं सावर। ऑप्शन कौन सा ठीक है फिर इसका? सावर टेस्ट यानी ऑप्शन सी।
सेक्शन बी आ गया उसके बाद, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारे पास, राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो बेटा ये जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ पॉइंट लिखने थे आपको सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो हमें इन चारों से मिला के लिखना था। इसमें जो है आपके पास सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। पहला पॉइंट मैंने लिखा चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 2 से, कि बिकॉज ऑफ सम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वी कैन प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर लाइक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर एक सॉल्ट होता है, इस वजह से मैंने इसको ले लिया चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट प्रिपेयर एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कंपाउंड्स फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड डिसाइड इट्स एक्टिव इम्प्लीकेशन फॉर डिसीज। ये चैप्टर नंबर 4 से मैंने लिया कि बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो होते हैं वो कुछ मेडिसिन बनाते हैं ऐसे जिससे क्या हो, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो सके और डिसाइड इट एक्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर डिसीज, और डिसीज को मार सके, ठीक है, या उससे लड़ सके। सम केमिस्ट कैन वर्क इन इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशलिटी। कुछ केमिस्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं। ये चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, जैसे बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, अप्लाइड केमिस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिजिकल केमिस्ट, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। वैल्यू ऑफ केसी गिवन है 1 × 10⁻⁶, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है 2HI रिएक्शन, एच हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और I2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी आयोडीन गैस की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना था, हमें डायरेक्शन बतानी थी कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन पे होगा। अब यहाँ पे केसी पहले से गिवन है, ठीक है, तो डेटा के अंदर मैंने केसी की वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसके अलावा क्या गिवन था, HI की कंसेंट्रेशन गिवन थी 2 × 10⁻⁴, ठीक है। I2 की वैल्यू गिवन थी 1 × 10⁻⁵, और H2 की वैल्यू गिवन थी 1 × 10⁻⁵, ठीक है। रिक्वायर्ड, हमें जो रिक्वायर्ड करना था वो क्यूसी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्यूसी क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब क्यूसी फाइंड आउट करेंगे तो पता चलेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो क्यूसी को फाइंड आउट करना लाजमी है डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हम जो है फॉर्मूले पर आ जाएंगे। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, केसी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये क्यूसी क्या है, जब हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं केसी की तो उसको कहते हैं क्यूसी, ठीक है, रिएक्शन क्वोशंट, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इसको एक और लफ्ज में कह सकते हैं केसी कैलकुलेटेड। क्या कहते हैं इसको, केसी कैलकुलेटेड। और जो हमें हमारे पास केसी गिवन था उसको हम कहेंगे केसी एक्चुअल, ठीक है। तो क्यूसी बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। अब उसके बाद प्रोडक्ट था हमारे पास H2I2, ठीक है। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हम रखना है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और उसकी पावर जो भी होगी वो पावर बन जाएगी, जो भी सॉरी कोफिशिएंट होगा वो पावर बन जाएगी, ठीक है। तो H2 के आगे 1 लिखा हुआ था, 1 लिखेंगे नहीं। I2 के आगे 1 लिखा हुआ था, वो नहीं लिखेंगे। HI के आगे 2 लिखा हुआ था, यानी इसका कोफिशिएंट था 2, उसको हमने पावर बना दिया। H2 की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁵, आयोडीन गैस की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁵, और HI की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁴। हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 1 × 10⁻⁴, और 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 10⁻⁴ का स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁸। इन दोनों डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 0.025, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये अगर हम देखें पीछे वैल्यू से, ठीक है, जो गिवन था वो कितना था, 1 × 10⁻⁴। तो ज्यादा कौन सा छोटा है, जो हमारे जो गिवन केसी था वो कम है, और क्यूसी जो है हमारा ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो लिखा हुआ था 1 × 10⁻⁴। इसका मतलब हुआ बेटा 0.0001। तो ये वैल्यू ज्यादा छोटी हुई इस वैल्यू से, तो क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन है केसी से, ठीक है। तो जब क्यूसी हमारे पास ग्रेटर देन होता है केसी से, देन डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। ये बेटा आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, लिमिट जिसमें हमने ल्यूइस थ्योरी पढ़ा था, फिर सॉरी ल्यूइस थ्योरी पढ़ा था, ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी पढ़ी थी, और आर्हीनियस थ्योरी। सबसे पहले हमने एसिड बेस की आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी थी, उसकी लिमिटेशन है जो आपको मैंने अपनी क्लासेस में इस लेक्चर को कवर करवा चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 3 यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की यूजेस बतानी थी, ठीक है, 3 यूजेस बतानी थी। ये भी चैप्टर नंबर 2 से, इसके पिछले वाला सवाल भी चैप्टर नंबर 2 से था, ठीक है। इसमें आपके पास ये 3 यूजेस हैं जो मैंने आपको क्लास में लेक्चर डिलीवर कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 6 था फाइंड पीएच, पीओएच, ओएच नेगेटिव कंसंट्रेशन एंड एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर क्यूएच की मोलैरिटी गिवन है, क्यूएच के सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है 2 × 10⁻⁻, 2.46 × 10⁻⁻9 सॉल्यूशन लिखा। अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है केओएच को डिसोसिएट करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर जो है केओएच डिसोसिएट हो जाएगा के पॉजिटिव के अंदर, ओएच नेगेटिव के अंदर। अब जो वैल्यू केओएच की होगी वही हमारे पास इन दोनों के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ओएच की वैल्यू आ गई। ओएच की वैल्यू कितनी है, 2.46 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये बेटा ये पहला आंसर हो गया जिसमें ओएच निकालना था। नेक्स्ट हमारे पास पीओएच निकालना है। तो अच्छा, अब ओएच से हम पीओएच निकाल सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पीओएच का फॉर्मूला लगाया, माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखी, पीओएच माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 2.46 × 10⁻⁹। तो पीओएच की वैल्यू आ गई 8.61। अब ये हमारे पास पीओएच आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें पीओएच निकालना था। उसके बाद है हमारे पास पीएच भी निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच की वैल्यू अभी 8.61, ये प्लस में इक्वल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 14 माइनस 8.61 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.39, ठीक है। अब ये पीएच की वैल्यू आ गई यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, एंटी लॉग माइनस पीएच, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक में एक और फॉर्मूला है जिससे आप जो है वो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, वो भी ठीक है अगर किसी बच्चे ने उससे क्या है क्या होता है वो फॉर्मूला, एच पॉजिटिव इक्वेशन ओएच नेगेटिव इक्वल टू 1 × 10⁻⁻4 14, सॉरी, -14, ठीक है। तो अगर कोई इस फॉर्मूले से कर रहा है तो वो भी ठीक बेटा, लेकिन ज्यादा आसान जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो एंटी लॉग माइनस पीएच, एंटी लॉग लिखा, पीएच की वैल्यू थी 5.39, कैलकुलेटर में आपने पुट किया और इसकी वैल्यू आ गई 4.1 × 10⁻⁻6 m, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स थ्योरी, आप क्या जानते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या स्टेट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी फॉर्म इन दी tissues of living organism, plants and animals and cannot be synthesized from inorganic substance in the laboratory, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ बन सकते हैं किसमें, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में। इनको हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम इसको नहीं बना सकते। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको लिखना था मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, तो आप सेंटर में बनाओगे कार्बन और यहाँ पर आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपने 4 हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर आपने इथेन के अंदर होते हैं 2 कार्बन, और देख लो, देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसके ये पहला बॉन्ड हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इस जगह पर यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। इसी तरह ये कार्बन के पहला बॉन्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन है। तो पहले बेटा आप 3 कार्बन बनाएंगे सेंटर में, 1 2 एंड 3 कार्बन, ठीक है बेटा। अब इसका एक बॉन्ड हो चुका है, 3 बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिया और तीनों तरफ क्या लिख देंगे बेटा, हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। अब देखिए बेटा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बन चुके हैं, अब इसका 2 बॉन्ड खाली रह गया, तो ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे एक हाइड्रोजन। अच्छा, इसका कितना बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया, तो 3 बॉन्ड खाली रह गया, 3 जगह हाइड्रोजन लगा देंगे बेटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, इथेन एंड मीथेन। उसके बाद हमें कंडेंस फार्मूला लिखना था। कंडेंस फार्मूला के अंदर मीथेन का कंडेंस फार्मूला CH4 रहेगा, इथेन का क्या हो जाएगा CH3-CH3, देन प्रोपेन का CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग। पहले हमें अल्डोस को डिफाइन करना था, फिर कीटोस को डिफाइन करना था, फिर सैकराइड्स, ठीक है। पहले अल्डोस को डिफाइन कर लेते हैं बेटा। देखो, अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कंटेन करते हो एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस कहते हैं, ठीक है बच्चे। कीटोस क्या होता है,
द कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन्स अ कीटोन ग्रुप, अगर कीटोन ग्रुप हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम कीटोस कहते हैं। ठीक है, कीटोन का जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ठीक है, सैकराइड्स, सैकराइड क्या होते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इस कार्बोहाइड्रेट के स्वीट इन टेस्ट होने की वजह से इनको हम एक और वर्ड सैकराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड होता है। और कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हमारे पास अमीनो एसिड जो है उसका हमें एलिब्रेट करना था कि वो मोनोमर है या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें आपको मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना था कि अमीनो एसिड किस तरह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, मोनोमर है। ठीक है, तो हमने लिखा कि अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के, दे आर बाई फंक्शनल कंपाउंड, इनके अंदर दो फंक्शन होते हैं, यानी बेसिक अमीनो ग्रुप होता है इसके अंदर और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो ग्रुप है, बेसिक ग्रुप भी है एंड एसिडिक ग्रुप भी है। ठीक है, अप टू 20 अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन नेचर, 20 से ज्यादा जो है वो हमारे पास अमीनो एसिड पाए जा चुके हैं नेचर के अंदर। 10 आर एसेंशियल, रिमेनिंग 10 नॉन एसेंशियल, 10 जो है वो एसेंशियल है, 10 बाकी 10 जो है वो नॉन एसेंशियल है। बॉडी कैन ओनली सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल 10 अमीनो एसिड, हमारी बॉडी जो है, लिविंग बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, कंडेंसेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड के OH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या होता है, अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड का, यानी पहला अमीनो एसिड है उसका OH ग्रुप। ठीक है, अब अमीनो एसिड के अंदर एक ग्रुप होता है COH। ठीक है, इस ग्रुप का OH ग्रुप, ठीक है, वो बाहर आएगा और अमाइनो ग्रुप का H पॉजिटिव ग्रुप जो है वो बाहर आएगा, और ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एलिमिनेट कर देंगे H2O। ठीक है, एक से आ रहा है आपके पास OH। ठीक है, और NH3 से, सॉरी अमाइड के अंदर होता है NH2। ठीक है, तो NH2 से आपके पास आएगा एक H ग्रुप, तो ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर एलिमिनेट हुआ, देन दस न्यू लिंकेजेस फॉर्म। अब क्या होगा, ये जब वाटर निकल जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप ये आपस में अटैच हो जाते हैं, इस नए लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, और इसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन में कंटेन 60 टू 66,000 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन के अंदर 60 से लेके 6,000 अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी मौजूद होते हैं। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म विद टू अमाइनो एसिड इज टर्म एज डाइपेप्टाइड, अगर प्रोटीन जो है वो दो अमाइनो एसिड से बना हुआ है कहलाएगा डाइपेप्टाइड, अगर 3 से बना हुआ तो कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड, और इस तरह आगे। जनरली द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन रेंज फ्रॉम 4300, ठीक है, 43,000 टू 50 लाख डाल्टन। ठीक है, 43,000 टू 5 लाख डाल्टन तक हमारे पास वेट हो सकता है। ठीक है, 1 डाल्टन बराबर होता है 1 AMU के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये क्लास मेथड में डिफाइन करना था, और क्लास मेथड में आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्लास मेथड जो है उसमें हम क्या कहते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं हार्डनेस को। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को। ठीक है, जिसमें क्लास मेथड जो है वो केमिकल मेथड है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का, एक था बॉइलिंग मेथड। ठीक है, इसमें इसको समझ गया था सिलेक लाइन को, ये रहा सिलेक लाइन। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद होगा, ये कहलाते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, इनकी वजह से ये कॉज करते हैं टेम्पररी हार्डनेस। इसके अंदर अगर मैं सिलिक लाइन प्रोड्यूस कर दूंगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इनसॉलेबल होता है, बाहर आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉलेबल होता है, बाहर आ जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्री फ्रॉम टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, गाइस 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी। केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, केसी जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा इक्विलिब्रियम के अंदर। इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर आपके पास डेसीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन, केसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। इफ केसी इज लार्जर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ केसी, द रिएक्शन इज फॉरवर्ड, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। और अगर हमारे पास केसी जो है वो लेस देन 1 हुआ, द रिएक्शन इज रिवर्स, तो रिएक्शन कहां पर आ जाएगा, रिवर्स की तरफ। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम जो है वो ब्लैक गोल्ड क्यों है, और अल्केन सेड टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड क्यों है, तो इसमें आपको बता दिया पेट्रोलियम जो है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि
ये क्रूड ऑयल जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, वो ब्लैक कलर के होते हैं। और पीपल जो है इसको गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसकी ये ऑयल ऑयल होता है और इसकी वैल्यू की वजह से। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो क्रूड ऑयल है ये बहुत महंगा बिक रहा होता है। जैसे हमारे पास जो है अमेरिका जो है वो क्रूड ऑयल हमें सॉरी पेट्रोल बेच रहा होता है, तो ये एज अ गोल्ड के तौर पर यूटिलाइज होता है। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर की वजह से। और गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होने की वजह से। ठीक है, अल्केन से टू बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब आप जानते हैं कि अल्केन जितने भी हैं, एन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और अल्क जो है वो कहते हैं कार्बन नंबर को। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो सैचुरेट कहलाएगा। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड कार्बन के दरमियान यहाँ तक भी लिखते तब भी ठीक था, यहाँ तक लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शुगर प्रिपरेशन फ्रॉम शुगर केन। इसमें हमें शुगर केन के प्रोसेस बताना था, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा दिया। उसका पूरा प्रोसेस आपके पास अच्छी तरह समझा दिया था बेटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है हार्वेस्टिंग शुगर केन, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस। ठीक है, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस, यानी जूस हो जाए वो क्लैरिफाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दो, अच्छा इसमें दो प्रोसेस होते हैं क्लैरिफिकेशन के, एक सल्फिटेशन और दूसरा था कार्बोनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम बॉइलिंग पेन। ठीक है, इसमें हमारे पास बॉइलिंग पेन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये चैप्टर नंबर 7 से था आपके पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले थे। एचपीएलसी को फुल फॉर्म में कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसका जो है वो हाई प्रेशर भी नाम होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको भी आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया था कि ये क्रोमेटोग्राफी से डेवलप होता है। इसको 1960s में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, पहले था लो प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, फिर बाद में जो है वो हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी आ गया। ये पूरा इसमें ऑपरेटर्स की वर्किंग लिखी हुई है। चूंकि इसमें आपको कहीं लिखा हुआ नहीं था कि डायग्राम भी बनानी है, तो इस वजह से इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? एज द नेम स्टेट्स, vitamins that can dissolve in water are called water soluble vitamins। वो vitamins जो पानी के अंदर soluble होंगे उनको हम कहेंगे water soluble vitamins। और वो vitamins जो फैट के अंदर डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैट soluble vitamin। एफिनिटी टू वाटर, अब वाटर सॉल्युबल जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिक का मतलब होता है डर, यानी रिपेल करना, चले आना, दूर चले आना। तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, यानी ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते। लो टॉक्सिसिटी, इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है। इनकी टॉक्सिसिटी इसके अगर कंपेयर किया जाता है तो इससे ज्यादा होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सिम्टम्स अपेयर रेदर क्विकली। ठीक है, सिम्टम जो है वो फौरन से आपके पास आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन की कमी होना शुरू हो गई तो आपके अंदर फौरन जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। डेफिशिएंसी, सिम्टम्स टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। इसकी डेफिशिएंसी होने पर आपको सिम्टम जो है उसमें टाइम लगेंगे, यानी आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा लेट शो करेगी इस विटामिन की डेफिशिएंसी में। ठीक है, हाउ बॉडी हैंडल्स एक्सेस, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादा हो गया तो इसको किस तरह बॉडी जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, एक्सेस विटामिन आर एक्सक्रीट बाय द किडनी, ये किडनी के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है, जबकि एक्सेस इज स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यूज। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है अगर वो ज्यादा आपने ले लिया तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, ये चूंकि हमारे बुक में इसकी डिफरेंस बिटवीन नहीं था तो इस वजह से मैंने आपको इसको समझा दिया। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हमारी बुक के अंदर जो है वो डिफरेंस बिटवीन नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास मैंने डिफरेंस बिटवीन लिख दिया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम।
हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन टू एटम्स जो ज्वाइन होकर के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अल्केन्स, इनको हम अल्केन्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इसके अंदर पाई बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फॉर्म से रिएक्शन कर जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद ब्लू फ्लेम, ये अगर जलेगा तो ब्लू फ्लेम देगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद अ सूटी फ्लेम, और ये जब जलेगा तो सूटी फ्लेम देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन बफर, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, व्हाट आर दिस यूटिलाइज। बेटा देखो, हमें डिफाइन करना था बफर को, फिर उसके बाद इसकी कंपोजिशन बतानी थी, कंपोजिशन का मतलब ये किससे बना हुआ होता है, और फिर यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब यूजेस बतानी थी कि इसकी यूजेस क्या है, ठीक है, या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सबसे पहले बफर सोल्यूशन आपने लिखा, द सोल्यूशन विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स पीएच इज कॉल्ड अ बफर सोल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज ना होने दे वो कहलाएगा बफर सोल्यूशन। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये यानी ये किससे बना होता है, तो बफर सोल्यूशन जो होता है, बफर सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक पीएच वैल्यूज आर प्रेजेंट prepared easily by half neutralization solution, neutralizing solution of weak acid with a strong base। आप इसको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकते हो, ठीक है, या फिर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सकते हो। या तो आपके पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है CH3CWH और CH3CWNA का, ठीक है, ये है हमारे पास वीक एसिड, और ये है उसका सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन, यानी इसके अंदर हम जो डालते हैं वो NaOH डालते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, NaOH, ठीक है, जिससे ये Na आया, इस NaOH से हमारे पास यहाँ पर Na आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन ऑफ NH4OH और NH4Cl। अब बेटा यहाँ पर ये हमारे पास NH4OH जो है वो वीक बेस है, और इसका स्ट्रॉन्ग, अगर आप यहाँ पे देखें Cl है, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, HCl, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्सअप करने से आपके पास बनेगा NH4Cl। तो ये जो है वो हमारे पास सॉल्ट है किसका, इस वीक बेस का, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की एप्लीकेशन क्या है, ह्यूमन ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन। ये आपको जो है नोट्स में बता दिया है, नोट्स में भी है, और इसके बाद इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया, बफर सोल्यूशन की एप्लीकेशन ही पढ़ाया था। तो ये आपको जो है क्लास के अंदर कवर करवा चुके हैं ये टॉपिक, ठीक है बेटा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें डिस्क्राइब करना था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस थे। इसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग आपके नोट्स में भी है, और मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ जो है वो क्या करता है, सन की, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। बहुत ज्यादा अगर हीट हो जाए अर्थ सरफेस तो क्या होता है, अच्छा किसकी वजह, और फिर ये जो हीट है वो ट्रैप हो जाए किसी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे प्राइमरी फॉसल फ्यूल को जलाना हो गया, विच इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जो क्या करता है, जो बढ़ाता है किसको, ग्रीन हाउस गैस को, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेज होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज है उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास हमारा जो ग्लोब है यानी अर्थ जो है वो मजीद गर्म हो जाता है, और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर के बजाय ये टेम्परेचर मजीद बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट व्हाट कीप्स अवर अर्थ अ वार्मी एंड कूदी 58 डिग्री फ़ारेनहाइट 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो हमारे एवरेज पर एयर के अंदर इतना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे हमें जो है वो गर्मी का सामना है या ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आज का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो सॉल्व हो गया। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप जो है इस वीडियो के जो PDF है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, और आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।